हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11th का चैप्टर है ये। इस चैप्टर में हमने काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है। जिसने प्रीवियस वीडियोस हमारे नहीं देखी हैं चैनल में, वो देख सकते हैं विजिट करके। इन सब की PDF जो है वो आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। ये सारे जो PDFs हैं ये सब आपकी NCERT एंड CBSE बेस्ड हैं एंड दे ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल। तो डिस्कस करते हैं हम आज का टॉपिक जो है हमारा। सबसे पहले आता है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ था इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम में कैसा था, जैसे मेंशन किया गया था प्रीवियसली भी, कि एक्सप्लेन करता है क्वांटिटेटिवली यूजिंग द बोहर्स मॉडल। और बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग टू एजम्पशन नंबर 2 जो बोहर मॉडल का था, रेडिएशन यानी कि एनर्जी की हम जो बात करते हैं ये अब्जॉर्ब होता है इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से टू द ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमने देखा था ना वहाँ पे अलग अलग सीरीज़ आई थी प्रीवियस वीडियो में, हमारा n=1 था, n=2 था। यहाँ पे तो इधर क्या बताया हुआ है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करता है एक आपके स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, n=, जैसे 1 से वो जंप कर रहा है किसमें, n=2 में, यानी कि हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे जब वो जंप करता है, जब वो एक्साइट होता है, उसे एनर्जी मिलती है यहाँ पे जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लेकिन जब वो आपका n2 से n1 में आता है तब यहाँ पे क्या होता है, तब इलेक्ट्रॉन एमिट करता है एनर्जी को जब वो मूव करता है आपका हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ पे। तो ये जो एनर्जी गैप आ रहा है ना इन दो ऑर्बिट्स के बीच का, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा E, यानी एनर्जी का जो ये गैप है फाइनल माइनस इनिशियल। कंबाइन करते हैं इन इक्वेशंस को जो हमने प्रीवियसली पढ़ी थी और जो अब हमें मिली है। ये क्या कहती है इक्वेशन, डेल्टा E = माइनस में RH अपॉन N फाइनल का स्क्वायर, माइनस करेंगे इसे हम, माइनस मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है ना तो नेगेटिव है वो भी, तो माइनस RH अपॉन N इनिशियल का स्क्वायर, जहाँ पे N1 और N2 क्या हो जाएगा आपका इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो डेल्टा E हम कैसे लिख सकते हैं इसे, RH होल 1/n I² माइनस 1/n F का स्क्वायर लिखेंगे। ये सॉल्व करके हमारा कितना बनेगा आपका, यहाँ पे जो RH की वैल्यू आई है हमने प्रीवियसली देखा है कितनी मिली है हमें, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। अब यहाँ पे म्यू क्या है आपका, फ्रिक्वेंसी होता है जो एसोसिएट करता है एब्जॉर्प्शन और इमिशन से फोटोन के। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करेंगे यूजिंग इक्वेशन 2.18। यहाँ पे देखेंगे म्यू क्या लिख सकते हैं, म्यू = डेल्टा E अपॉन H = डेल्टा E वे हमारी वैल्यू पर अभी हमने कैलकुलेट करी है, RH अपॉन H नीचे आएगा लिखा हुआ, ये 1/n I² माइनस 1/n F²। यहाँ पे RH की हमारी वैल्यू पर से कितनी आई है, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल अपॉन H की जो वैल्यू है ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 3.29 इंटू 10⁻15 ब्रैकेट में 1/I² माइनस 1/F² हर्ट्ज़ में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है आपकी हर्ट्ज़ होती है। अब रही बात वेव नंबर की, अगर हम यहाँ बात करते तो वेव नंबर क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं इसे, μ/c लिख सकते हैं। ये क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है लाइट को। लाइट की कितनी वैल्यू होती है आपकी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं वील गेट 1.09677 इंटू 10⁻7। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपकी, काफ़ी क्वेश्चन आएंगे अभी सॉल्व करने के लिए, तो दैट विल बी हेल्पफुल इन योर क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो N फाइनल होता है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है N इनिशियल से, एंड द टर्म इन द पैरेंथेसिस इज पॉजिटिव, एंड एनर्जी जो होती है यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है जब NF की वैल्यू यानी फाइनल की वैल्यू ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ इमिशन की अगर हम बात करें इमिशन स्पेक्ट्रम की, तो इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है फाइनल से। यहाँ डेल्टा E आपका क्या आता है, नेगेटिव आता है, और एनर्जी क्या होती है यहाँ पे रिलीज होती है।
फर्दर ईच स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है यहाँ पे वेदर इन एब्जॉर्प्शन या इमिशन में अगर हम देखें कैन बी एसोसिएटेड टू द पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। इन केस ऑफ लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जब हो जाते हैं तो डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशन जो होते हैं वो ऑब्जर्व होते हैं एंड दस लीड करते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को। जो ब्राइटनेस या फिर जिसे हम इंटेंसिटी कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की, ये डिपेंड करती हैं अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ द सेम वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी के अब्जॉर्ब होते हैं या एमिट होते हैं। यहाँ पे आता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी का, यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन जो एमिट हुआ है ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n=5 से एंड टू दी n=2 में आया है इन द स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। n इनिशियल इक्वल टू आपका है 5 एंड फाइनल है आपका 2। ये विजिबल रीजन में आता है, यानी ये बामर सीरीज का है। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम इसे। डेल्टा ई इक्वल टू कितना है, अभी हमने ऊपर देखा था 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और n की वैल्यू क्या है हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, ये फाइनल और इनिशियल वैल्यूज़। इनिशियल वैल्यू है हमारी 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। when we will solve this we will get minus 4.58 into 10⁻⁻19 जूल। ये क्या है, इमिशन एनर्जी। इमिशन एनर्जी, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटोन टेकिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड है, इसे हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू delta E upon H, where delta E value we have calculated 4-4.8 into 10⁻⁻19 joule upon H, that is Rydberg constant 6.91 into 10⁻⁻34 joule second. We'll get 6.91 into 10⁻16 hertz and wavelength C upon lambda equal to 3 into 10⁸ meter per second upon 6.91 10⁻14 हर्ट्स इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है इस करके, ऑलरेडी सॉल्व है ये, तो ये 434 नैनोमीटर आता है आपका आंसर। यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, फ्रीक्वेंसी भी मिल गई है और वेवलेंथ दोनों मिल गए हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट करना है एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन विथ एंड व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए कर रहे हैं। यहीं पे अगर आप क्वेश्चन आ जाए हीलियम की बात करें तो ये तब आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे H पॉजिटिव दिया है यहाँ पे, इसका मतलब क्या, हीलियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है। तो हम अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ है, तो इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, पूछा है हमसे व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे E इक्वल टू EN इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर पर एटम। यहाँ पे हीलियम की बात की गई है, H पॉजिटिव की जैसे हमने कहा है, तो N वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 होता है, तो E1 कितना निकल आएगा हमारे पास, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। Z कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा अपॉन 1। सॉल्व करके निकलता है आपका माइनस 8.72 इंटू 10⁻18 जूल। जो रेडियस होता है ऑफ ऑर्बिट, ये हमारा इक्वेशन से आता है Rn इक्वल टू 0.0529 नैनोमीटर इंटू N स्क्वायर। Z, जहाँ N की वैल्यू हमें पता है 1 है, Z की वैल्यू कितनी है 2 है यहाँ पे, तो Rn की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, इट विल बी 0.02645 नैनोमीटर। दिस विल बी योर आंसर।
नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल की लिमिटेशन क्या रही हैं। बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम वाज नो डाउट एन इम्प्रूवमेंट था रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल से, अगर कंपैरिजन किया जाए उससे बेटर रहा। As it account for the stability and line spectra of hydrogen atom and hydrogen like ions, जैसे कि यहाँ पे हीलियम आयन हो गया, लिथियम आयन हो गया, बेरिलियम आयन हो गया एंड सो ऑन। हाउएवर बोहर का जो मॉडल था ये बहुत सिंपल था टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। वो क्या है, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स, यानी डबलेट दैट इज़ टू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, उसके बारे में नहीं बता पाया हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग द सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ये जो मॉडल था इट वॉज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम्स, हाइड्रोजन के अलावा नहीं एक्सप्लेन कर पाया। एग्जाम्पल हीलियम एटम जो हो गया वो पजेस करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फर्दर बोहर थ्योरी वॉज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। स्प्लिट कर जाना स्पेक्ट्रल लाइंस का इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जीमन इफेक्ट बोला जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम स्टार्क इफेक्ट भी बोलते हैं। It could not explain the ability of atoms to form a molecule by using chemical bond। अब chemical bonding करके जो होते हैं atoms molecules का formation करते हैं, explain नहीं कर पाया बोहर मॉडल। अदर वर्ड्स में कहा जाए, taking into account the points mentioned above, one needs a better theory which can explain the silent feature of structure of complex atoms। ये था हमारा आज का डिस्कशन जो हमने करा है। होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटिंग द वीडियो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड you can get the PDF of this video by joining our Telegram channel Study with Linun. Thank you for watching this video.